सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 10 जुलाई 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे रेड सी में हूथीज का सबसे बड़ा हमला, जहाज डुबोया, 15 क्रू मेंबर्स को अपने साथ उठा ले गए यमन। हूथीज ने फिर किया इसराइल पर मिसाइल हमला, लोग सुबह सुबह शेल्टर्स में जाकर छुपने को मजबूर। गजा में सीज फायर की उम्मीदें बढ़ी, हमास ने 10 कैदी छोड़ने पर भरी हामी। इसराइली हमलों में 105 फलस्तीनी शहीद, राहत बांटने वालों को भी बनाया गया निशाना। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली फौज पर बड़ा हमला, टैंक और एपीसी तबाह। और ईरान में अफगानिस्तानियों पर आई आफत, 40 लाख इल्लीगल रिफ्यूजीज को लेकर हुआ बड़ा फैसला। जितनी भी हेडलाइंस उससे ज्यादा होंगी खबरें। हमेशा की तरह बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। गजा में सीज फायर की उम्मीद को पर लग गए हैं। हमास ने 10 कैदियों को 10 होस्टेजेस को छोड़ने पर हामी भर दी है, मगर बातचीत को मुश्किल भी बताया है। हमास ने ऐलान किया है कि उसने कैद में रखे गए 10 होस्टेजेस को रिहा करने पर हामी दे दी है, हामी भर दी है। ये फैसला जंग रोकने की बातचीत के सिलसिले में लिया गया है। ये बड़ा फैसला है। जो कतर और अमेरिका की मदद से बातचीत चल रही है उसमें ये फैसला लिया गया, मगर हमास ने साथ ही साफ ये भी कह दिया कि ये बातचीत बहुत मुश्किल है, बड़ी पेचीदा है, बहुत सख्त फैसला है, क्योंकि इसराइल अपनी जिद पर अड़ा है। हमास के तर्जुमान ताहिर अल-नूनू ने कहा, हम अपने लोगों को बचाने के लिए, कत्लेआम रोकने के लिए और आवाम तक मदद पहुंचाने के लिए लचक दिखा रहे हैं। हम थोड़ा सा नरमी दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और गजा को राहत मिले। मगर दोस्तों, रुकावटें अभी बाकी हैं। हमास के मुताबिक जिन मुद्दों पर, जिन इश्यूज़ पर, जिन पॉइंट्स पर अब तक इत्तेफाक इसराइल से नहीं हो सका, उनमें शामिल हैं गजा में इंसानी राहत का फ़्लो तेज़ करना, मतलब बड़ी तादाद में मदद पहुंचना। इस पर इसराइल राज़ी नहीं। इसराइली फ़ौज की गजा से मुकम्मल वापसी भी एक पॉइंट है जिस पर इत्तेफाक नहीं, और एक मुकम्मल पक्के सीज़ फायर की गारंटी दी जाए, हमास की डिमांड है, इस पर भी इसराइल अभी राज़ी नहीं। वो सिर्फ 60 दिन की जंगबंदी के आसपास घेरा लगा रहा है। इन सब के बीच इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कम से कम 105 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, बच्चे औरतें भी शामिल हैं। कई लोग तो राहत बांटने वाले मरकज़ों पर ही मारे गए। ट्रंप को सीज फायर की उम्मीद तो है, मगर पक्की नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उम्मीद जताई कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते सीज फायर हो सकता है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि गजा और जंग जैसे मामलों में कुछ भी यकीनी नहीं होता। यानी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार लिया है, वरना चिल्ला रहे थे इसी हफ्ते सीज फायर, इसी हफ्ते सीज फायर। अब कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका में। उधर हमास की सीनियर अफसर ताहिर अल-नूनू के एक बयान का एक और मैं आपको पार्ट बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमने जो तजवीज़ पेश की है वो गजा में जंग रोकने, इंसानी मदद को रास्ता देने और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले मरहले में इसराइली फ़ौज को किन इलाकों से पीछे हटना होगा, ये नक्शा भी ध्यान से तय करना होगा ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। हमने कल रात ही आपको बताया था कि कतर में मीडिएटर्स को इसराइली डेलीगेशन ने एक नक्शा दिया है, जिसमें ये बताया गया, नए नक्शे दिए हैं कि जिसमें बताया गया कि सीज़ फायर शुरू होते ही कौन कौन से इलाकों से इसराइली फ़ौज गजा से बाहर निकलेगी। लेकिन 80% गजा पर कब्ज़ा है, और फिर उनका डिफेंस मिनिस्टर एक डिटेंशन सेंटर में तमाम गजा के लोगों को डालने की बात कर रहा है। ये कभी सीज़ फायर की राह को आसान नहीं कर सकते। अब एक बड़ी खबर यमन से। रेड सी में हूथीज ने सबसे बड़ा हमला किया है। डूबे हुए जहाज से 15 क्रू मेंबर्स अगवा कर लिए थे डूबने से पहले। कल हमने आपको बताया था कि यमन की हूथी लड़ाकों ने लगातार 3 दिन में दूसरा जहाज रेड सी में डुबो दिया। अब इस खबर में एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और वो ये कि इस डूबे हुए जहाज एटर्निटी सी इसका नाम था, इसके 15 क्रू मेंबर्स अब हूथीज के कब्जे में हैं। ये कहीं इन्हें मिसिंग लिखा जा रहा है, लेकिन हूथीज के कब्जे में हैं। ये वाकया हूथी मूवमेंट की तरफ से बहरे अहमर यानी कि रेड सी में शुरू किए गए हमलों में अब तक का सबसे बड़ा इंसिडेंट, सबसे बड़ा हमला बन चुका है। कैसे हुआ ये हमला आपको हमने बताया था, याद दिला देते हैं, इसकी तफसील आ गई है। एटर्निटी सी नाम का जहाज़ जो ग्रीक कंपनी की मिल्कियत का था और इसराइली बंदरगाह इलाद की तरफ जा रहा था, उस पर एक बग़ैर आदमी वाली बोट यानी अनमैन्ड वेसल यानी कि ड्रोन बोट समझ लीजिए, उससे 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया हूथीज़ ने। इसका वीडियो भी हूथीज़ ने जारी किया है।
हमला इतना ज़बरदस्त था कि जहाज़ पूरी तरह से समंदर में डूब गया। पहले ही हिट में बहुत बड़ा आग का गोला उठा था, मैंने खुद वीडियो में देखा आज सुबह। इस हमले में 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, 2 जख्मी हो गए और बाकी बचे 15 लोग बताया जा रहा है। न्यूज़ के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अब हूथीज़ के कब्जे में हैं। यमनी आर्म फोर्सेस के तर्जुमान यानी कि प्रवक्ता याहिया सारी का कहना है कि हमने उन 15 लोगों का रेस्क्यू किया, हमने उन्हें समंदर से बचाया, उनका इलाज किया और महफूज जगह पहुंचा दिया, यानी कि वो इस वक्त हूथीज़ के ही कब्जे में हैं। एक हफ्ते में ये दूसरा जहाज़ है जो कल डूबा है। इससे पहले हूथीज़ ने मैजिक सी नाम का एक और जहाज़ भी डुबो दिया था, जो इसी इतवार को टारगेट हुआ था और पीर को समंदर में समा गया था। दूसरा जहाज़ इटर्निटी सी 9 जुलाई को समंदर में समा गया। अगर आपने नहीं देखे हैं फुटेजेस वीडियोस के पहले जहाज़ के और इटर्निटी सी की रिपोर्ट नहीं देखी तो कल का वीडियो देखिए। दोस्तों, गज़ा पर इसराइली हमलों के जवाब में यमन के हूथी लड़ाके इसराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमला करके एक तरह की समंदरी जंग छेड़े हुए हैं। इटर्निटी सी जहाज़ पर हुआ हमला अब तक के सबसे सीरियस समंदरी हमलों में गिना जा रहा है। इसके बाद यमन के ऊपर भी बड़े हमलों के आसार हैं और वो हमला कभी भी हो सकता है। यमन से जुड़ी एक और खबर है। आज जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, 10 जुलाई की सुबह की, यमन की तरफ से इसराइल की एक और मिसाइल आ गई, हमला कर दिया। इसके बाद कई इलाकों में सायरन बजने लगे, लातादाद इसराइली घबरा कर शेल्टर्स में भागे। इस हमले की तस्दीक इसराइली फ़ौज IDF ने भी की और IDF ने यह भी कहा कि यमन से इसराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई थी। ये सुबह सुबह की बात है, हमारे यहाँ यूँ समझ लीजिए कि 8:30-9 बज रहा था। वो कहती हैं IDF कि हमने यमन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। सायरन प्रोटोकॉल के मुताबिक बजाए गए थे ताकि लोगों को उसके डैब्रिज से कोई नुकसान ना हो। हमले से ठीक पहले IDF ने बयान में कहा था कि IAF यानी कि इसराइली एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। पब्लिक से अपील है कि होम फ्रंट कमांड की हिदायतों पर अमल करें, यानी शेल्टर्स में छुप जाएं। यमन के हूथी लड़ाकों का ऐलान है कि जब तक गजा पर जुल्म जारी रहेगा, इसराइल और इसराइली सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। हालांकि मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया है, लेकिन लोगों के दिलों में दहशत की लहर दौड़ चुकी है। हूथीज़ इस वक्त सबसे खतरनाक एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। अब फिर एक खबर गजा से। अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइल की फौज पर बड़ा हमला किया है, टैंक और APC को तबाह करने का दावा किया है। गजा के खान यूनिस में बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है। यहाँ अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने कल एक ऑपरेशन में इसराइली फौज पर धावा बोलने का दावा किया। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक हमारे लड़ाकों ने एक मर्केवा टैंक और एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी कि APC को यासीन 105 एंटी आर्मर मिसाइल से निशाना बनाया। इस दौरान 2 मिलिट्री एक्सकेवेटर यानी कि बुलडोज़र कह लीजिए, वो भी तबाह कर दिए गए। अल-कस्साम ने बताया कि 5 दिन पहले भी इस इलाके में मर्केवा टैंक को IED से उड़ा दिया गया था, यानी ये इलाका अब भी लड़ाई का एक अहम मैदान बना हुआ है। ये ऑपरेशन इस बात का इशारा है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन के बावजूद मुकाबला जारी है और इसराइल की जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसको सख्त जवाब मिल रहा है। अब कुछ खबरें सर लाइव लिए लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो हमले हो रहे हैं अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से, उसके नतीजे क्या हैं। ये 10 जुलाई की खबर है इसराइली वेबसाइट जे-फीड की कि ट्रेजडी इन गज़ा में इनके साथ ट्रेजडी हुई। एक अब्राहम अज़ोलेफ जो है नाम का सिपाही, वो हमास के एंटी टैंक अटैक में मारा गया। यानी जो दावा अल-कस्साम ने किया था वो यहाँ पर सही साबित होता दिख रहा है। नुकसान तो दोनों तरफ का होता है। खैर, गज़ा का तो बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान को ये खातून काउंट कर रही थी। वो इसराइल के जुल्म दुनिया को गिना रही थी, जो अल जज़ीरा की इस खबर में आपको दिख रहे हैं। इनका नाम है फ्रांसिस्का अल्बनीज़। जब भी सलाम करना हो गज़ा के लिए आवाज़ उठाने वालों में इनको सलाम ज़रूर कीजिएगा। ये UN से जुड़ी हुई हैं, स्पेशल रिपोर्टर हैं और इन पर अब अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज़ पर, क्योंकि इन्होंने इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया था। कहा था इसराइल लोगों को भूखा मार रहा है, ये एक जेनोसाइड कैंपेन चल रही है। इतने सख्त लफ्ज़, और वो भी UN में बैठा अगर कोई कह दे तो UN का हेडक्वार्टर तो अमेरिका में है। फिर अमेरिका क्या कहेगा, भाई फंड हम दे रहे हैं हमारे हिसाब से। यही दुनिया है। ये सब इंसानी हुकूक की तंजीमें ये देखा जाता है कि इंसानी हुकूक किसके हैं। जो चचा हमें पैसा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है
کہ वो ही इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे। वरना कल ट्रंप कह रहे थे यूक्रेन में खून बहा रहा है पुतिन, लेकिन वो आज तक नहीं बोले कि नेतन्याहू गजा में खून बहा रहा है। तो ये अल्बनीज़ को तो इसका इनाम मिलना था, फ्रांसिस्का अल्बनीज़ को इनाम दे दिया गया है। मैं तो आज के दौर में हर सच बोलने वाले को सलाम करता हूँ। खैर, गज़ा में मैं आपको बता दूं, बताना तो नहीं चाहता था सुबह सुबह, गज़ा में शहादतों की तादाद जो आंकड़ा जो फिगर है वो 57,700 पहुंच गया है। ये ऑफिशियल है, वरना नॉन ऑफिशियल तादाद और रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि लाखों, 4-5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। आप कमेंट्स में देखेंगे हर किसी का अपना दावा है। ऐसा लगता है कि हर कोई उंगली रख कर गिन के आया है, जबकि हमारे जैसे लोगों से सुनकर बताया है। लेकिन गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री हमास के अंडर है, वो अपने लोगों का ज़्यादा बताएंगे ना। उनका डॉक्यूमेंटेशन ये है कि जो लोग लाए गए अस्पतालों तक, वो ये फिगर है 57,700। जो मलबे के नीचे लापता हैं, अभी उन्हें काउंट नहीं किया है, उन्हें मिसिंग में है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इजरायली यूनिवर्सिटीज़ की ये बता रही हैं कि वो 3.25-4 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस जंग में मारे गए हैं। खैर, ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने इसका ऐलान किया है। ये रात खबर छपी और एक्सक्लूसिव करके ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने छापी। ईरान विल आइडेंटिफाई एंड रिटर्न इलीगल अफगान माइग्रेंट्स, जो अफगान से माइग्रेंट्स आए हैं, पनागुज़ीन हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, और जो इलीगल हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उनकी शिनाख्त होगी, वो ईरान में कहाँ कहाँ रह रहे हैं, और इसके बाद उन्हें बॉर्डर से बाहर अफ़गानिस्तान की तरफ भेज दिया जाएगा। मैंने पढ़ा तो इसके बारे में भी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ बताते हैं कि 4 मिलियन अफ़गानी रह रहे हैं ईरान के अंदर, कुछ बताती हैं रिपोर्ट्स कि 6 मिलियन है अफ़गानी, जिसमें से 2 मिलियन लीगल हैं, 4 मिलियन इल्लीगल हैं। तो इन 4 मिलियन अगर मान लिया जाए इस रिपोर्ट को, तो इन 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों पर अब ईरान से बेदखली का ख़तरा मंडरा रहा है। ईरान ने इसे ये कहा है कि ये, और इसकी जो वजह मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने ये बताया कि ये जो लीगल अफ़गानिस्तानी हैं, जो लीगल रिफ्यूजी कार्ड्स पर और सालों मुद्दतों से रह रहे हैं, उनके लिए भी ख़तरा है, और इसके अलावा ये ख़तरा है ईरान की कौमी सलामती के लिए। तो हमें इन्हें भेजना होगा। जाहिर सी बात है, जब इसराइल से अभी 12 दिन की जंग हुई थी तो बहुत बड़ा रोल था ईरान के नुकसान में ईरान के अंदर रहने वाले जासूसों का, और उसमें अफ़गान मुल्क के लोग भी पकड़े गए थे। ये खबर 2-3 दिन पहले की ही है। ये अभी आपको मैं इससे जोड़ रहा हूँ। ली मोंडे फ्रांस की जो वेबसाइट है, अखबार है, कि ईरान में लगभग 4.5 लाख अफ़गानी तो 1 जून से खुद ही अफ़गानिस्तान चले गए, और ये सब कुछ ईरान की हुकूमत के प्रेशर में हो रहा है। तो 4.5 लाख अफ़गानी तो परसों तक वैसे ही अफ़गानिस्तान ईरान से भेजे जा चुके थे। खैर, ये क्रैकडाउन पहले चलने लगा था। इसराइल इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन लेबनान में, साउथ लेबनान में चला रहा है, और इसमें स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन है, यानी बहुत ख़ास लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आर्मी इसमें क्लेम कर रही है इसराइल की वो हिजबुल्लाह के फाइटर्स को टारगेट कर रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन चला है। जी, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं, ग्राउंड रेड थी। ये भी एक बड़ी बात है कि गए, थोड़ा सा ऑपरेशन किया और वापस आ गए। ग्राउंड रेड, तो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए वापस। तुर्की में आग लगी पड़ी है, और सिर्फ ये ख़ास तौर पे उसी जगह लगी है जहां 2 साल पहले बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। हेथे प्रोविंस यानी हेथे सूबा है उनका, और यहाँ ये सूबा अभी उस ज़लज़ले से उभरा भी नहीं है। यहाँ पर बड़ी आग लगी हुई है। 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घर और मकान पे आफत आ चुकी है। और यहाँ अब भी लोग ज़लज़ले के बाद से बहुत ही कम, जो केबिन टाइप होते हैं ना, मोबाइल केबिन टाइप के, उसमें वो रह रहे थे। परमानेंट पक्के घर भी नहीं बने थे, और फिर से उनके ऊपर एक आफत आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जो शुरुआत की थी कमेंट पहला करने की, मैं उसे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग इतना प्यार खुद ही देते हो, ज़्यादा कमेंट करता हूँ। अब मैं अगले वीडियो से मैं सोच रहा हूँ आपको क्या मिल रहा है इसमें, सिवाय मेरी 2-3 मिनट की वीडियो कॉल पे बकबक के अलावा। तो अब ये करेंगे कि हर वीडियो में मैं कहीं पर भी एक सवाल पूछूंगा, शुरुआत, बीच, आखिर, कहीं भी, और उस सवाल का जवाब जो देगा सबसे पहले, उससे बात होगी। इससे होगा क्या, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और उस जवाब को सुनने वालों की भी नॉलेज बढ़ेगी।
لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ تب ہوا تھا، اس کا یہ تب پیدا ہوا تھا، اوہو اس جنگ کا رزلٹ تب رہا تھا۔ میں وہی سوچ رہا ہوں، سلام دل بن گیا، ہیلو، یہ ہو کیا رہا ہے؟ لوگ خبروں پہ کمنٹ کرنا ہی چھوڑ دیے۔ مجھے خبروں سے مطلب ہے، اپنے ویڈیو پہ کمنٹ نہیں کروانے فالتو، زیادہ نہیں کروانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مت کریے، بری لگ رہی برا کہہ دیجیے۔ سوال پوچھیں گے تو لوگوں کی نالج بڑھے گی، سوال پوچھنا ہی مقصد ہے، نالج بڑھانا مقصد ہے، بیداری مقصد ہے۔ بہت بہت شکریہ اسی کا پہلا، اور آپ میل کر کے مت بتائیے میں پہلے آیا، وہ تو میں دیکھ لوں گا کون پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔